को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की उत्तराखंड हरिद्वार से। आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे FB पर और YouTube पर ईशा बेरी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं अपनी आत्मकथा यानी कि जो मेरे साथ सच में हुआ है और जो होता आ रहा है और जिंदगी की सच्चाई डाल रही हूँ, जो मेरे साथ किया जा रहा था और हो रहा है। आज ये वीडियोस मेरी बहन हिमानी अरोड़ा के लिए ही है। मैंने हिमानी अरोड़ा के लिए पार्ट 62 भी बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख भी सकते हैं। और 62 के आगे और भी मुझे अपनी बहन को संदेश पहुंचाना था, क्योंकि हिमानी मेरे टच में नहीं है कई सालों से। तो मैं उसको और भी, अपनी बच्ची को ये सब सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो उसको अंधेरे में रखा हुआ है कि उसको कैसे मैनिपुलेट करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी उसी के लोगों ने, जो जिनके साथ वो बैठती थी। मेरी वीडियो से आप लोगों को भी मार्गदर्शन होगा कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को आप समझा सकते हैं, मेरा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली समाज की जो पीढ़ियां हैं वो जागरूक रहे और ऐसी बच्चियों को भिखला फुसला के गलत ध्येय व्यापारी में ना डाला जाए। मेरा मोटिव यही इसी वजह से बना है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अपना सच सामने रख रही हूँ, ताकि आप लोगों की भी बहनें बेटियां शिकार ना होए राहुल बेरी जैसे, रूमा बेरी जैसे और अन्य भूमाफिया और देह व्यापारियों के बीच में बैठ करके। जी हाँ, आप अपनी बेटियों की भी शादियां बड़ी सोच समझ कर करें। मेरे को तो इस दलदल में धकेला गया था सिर्फ पिता की संपत्ति हड़पने के लिए, तो मुझे ऐसे बेरियों के खानदान में डाला है। जिसने भी डाला है उसका कर्मा ईश्वर देखता है और देखेगा और वो भुगतेगा भी। और ये हिमानी अरोड़ा के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। जो इंटरेस्टेड है वो सुन सकता है, जो नहीं है इंटरेस्टेड उसको स्किप कर सकता है। भाई इतना मेरी हेल्प कर सकता है कि वो इस वीडियोस को आगे शेयर करे, ताकि एक ना एक दिन ये मेरी वीडियोस मेरी बहन के मोबाइल में जाए। इसके लिए मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आपका पुण्य जरूर भगवान के खाते में लिखा जाएगा कि आपने किसी की मीडिया सोशल के द्वारा मदद करी है। जी हाँ, हमारा एक एक कर्म ईश्वर देखता है और वो लिखता जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईश्वर देना ही जानता है, जैसा आप करते हो वो मिलेगा जरूर। अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। चलिए, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि पार्ट 62 भी हिमानी के लिए बनाया था, तो मेरे को बहुत सारे बातें उसे समझानी थी, तो मजबूरी में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं आज हिमानी से फिर बात कर रही हूँ, उसके आगे की और बातें भी है कि हिमानी देख, कभी तुझे लगा, तू सच में सोचना बेटा, तू अपने अंदर की आत्मा को झंझोड़ के सुन। क्या मैं तेरा गलत चाह सकती हूँ? बता। देखो, आज एकादशी है, आज रमा एकादशी है, और कहते हैं रमा एकादशी भी भगवान विष्णु भगवान नारायण की है, और ये पितरों की भी होती है। ठीक है, ये पितरों की भी होती है। अगर इसमें कोई व्रत पूजा पाठ दान किया जाए, और खासकर ये कार्तिक मास की रमा एकादशी है, तो आपके पितरों को बड़ी संतुष्टि मिलती है और वो बहुत सुकून से रहते हैं ऊपर, और अपने उस बच्चे को ये आशीर्वाद देते हैं जो एकादशी के दिन उनके व्रत पालन सब कुछ करते हैं। राइट, ये मैंने, देखो, भागवत की बातें हैं। आप लोग मुझे शायद बोलते होंगे कि पागलों वाली बातें करती है, लेकिन मैंने जितना ज्ञान लिया है आचार्य भागवत आचार्यों से, तो उतना ही मैं आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। तो मैं अपनी बहन से कह रही हूँ कि आज एकादशी है, ठीक है, तू जहाँ भी है, मैं तुझे एक चीज कह रही हूँ बेटा, देख, मैं तेरी जिंदगी में इंटरफियर नहीं करना चाहती क्योंकि तू बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मैं ये नहीं चाहती कि तू जहाँ है वहां से छोड़ करके आ जा। देख, अगर तू खुश है, तेरी खुशियों में मैं बिल्कुल इंटरफियर नहीं करूंगी। मैं तेरे को खुशी देखना चाहती हूँ। और अगर तुझे किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, तूने कुछ भी गलती कर ली है, तेरे से कोई बड़ी सी बड़ी गलती हो गई है, तू कहीं छुपी हुई है, तूने शादी कर ली है या अलग धर्म में कर ली है, तो देखो, गलतियां होती है बच्चों से, ठीक है, और मनुष्य से ही गलती होती है। अगर मनुष्य से गलती ना हो तो फिर उसे माफ कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा ना। हम भगवान तो नहीं है, भगवान में भी नहीं, ठीक है। भले मैं ये कहती हूँ, देखो, एकादशी है, कि मैंने कभी किसी का इस जन्म में कोई दिल नहीं दुखाया,
ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ तो पाप मुझसे भी हुए होंगे, पिछले कर्म भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो बेरी जैसे खानदान मुझे मिले, कार्मिक लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक मचा दी, तो मैंने तो नरक यहीं ही देख लिया। ठीक, इसलिए देख लिया कि ताकि जो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा मैं आप लोगों के समाज के बीच में शेयर कर सकूं और बता सकूं जिंदगी की असलियत और लोगों की औकात। इसलिए भगवान ने मुझे एग्जाम पे एग्जाम लिए। जी हाँ, जितनी भी मेरी ये स्ट्रगल आई, चाहे मेरी मम्मी से आई, अब देख हिमानी, मेरी ये भू माफिया और ये जो बेरी लोग क्यों लगी रूमा बेरी जैसी सड़क फिल्म की महारानी, ठीक, ये क्यों मेरे पीछे लगी? कहाँ किसकी गलती थी? शुरुआत किसने करी? हमारी मासियों ने। ठीक, शुरू से ही पहले मम्मी पापा को एक नहीं होने दिया, जबकि ये काम बुआओं ने नहीं करा, हमारी ना दादी ने ना चाची ने, दोनों मम्मी पापा के बीच में आग लगाते रहे। और फिर जब मैं बड़ी हुई, इनको मेरी इंटेलिजेंसी से, मेरी खूबसूरती से, मेरे एक डिसिप्लिन आज्ञाकारी से इन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि हर फैमिली में ये बोलते थे सब कि बच्चे हो तो अशोक के बच्चे जैसे हो। जब तू पैदा नहीं हुई थी, जब मैं और आंचल थे, ठीक, तब कहते थे कि अशोक ने, यानी कि मैं अपने पापा का नाम ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि मैं उनकी एक कॉपी करके दिखा रही हूँ रिश्तेदारों की, कि अशोक जी के बच्चे जो है ना बड़े सिंसियर है, अशोक जी के बच्चे ना बड़े पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अशोक जी के बच्चे ना बड़े सुंदर है। ठीक है, अशोक जी ने तो बड़ा डिसिप्लिन से रखा हुआ है। अशोक जी जो है ना वो नमक से खा लेंगे, लेकिन कभी भी उधार लेके नहीं खाते थे। जी हाँ, मेरे पापा ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। जब हमारे घर में रोटी भी नहीं होती थी, उसके बावजूद भी मेरे पापा ने कभी अपने ससुराल से, यानी कि मेरे नानकों से कभी मदद नहीं मांगी। मेरे मामा जी आज जिंदा है, मौसिया जिंदा है, वो बता सकती है, मेरी नानी तो नहीं है। और मेरी नानी के फेवरेट दामाद भी मेरे पापा थे। मेरे नानी के 5 दामाद थे, तो फेवरेट दामाद भी पापा थे। अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी इज्जत हो रही हो, जिस दामाद की इज्जत हो रही हो, जिस दामाद की तारीफ होती हो, और उस दामाद की जिसने उनकी लड़की एक पागल औरत के साथ गुजारा करा है, मेरी माँ के साथ। ठीक है, आप लोगों के सामने थी मेरी मम्मी कैसी थी, कि वो कैसे थी, मेरे पापा का राशन तक वो बेच देती थी सस्ते में आस पड़ोस के लोगों को, राइट। इसीलिए लोगों ने आग लगी, चुल मची। जब हमारे पापा की बेचन में नौकरी लगी तो ये भी दिक्कत हुई पड़ोसियों को। फिर उसके बाद मेरे पापा इतना अच्छा ब्रांडेड राशन लाते थे, सब चीज लाते थे, तो मेरी मम्मी उसको हाफ रेट में बेच देती थी पड़ोसियों को। शायद उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, दिमागी या क्या हो गया था, ये ईश्वर ही जानता है। उसने इस तरह से इतना परेशान किया है कि अगर हमारे घर में पापा 10 पैकेट रिफाइंड के रखते थे तो वो 5 पैकेट बाहर बेच देती थी, वो भी सस्ते में। जब ये रिफाइंड की पैकेट 50 रुपए का आता था तो मेरी मम्मी 10 रुपए में, 12 रुपए में पड़ोसियों को बेच देती थी। जी हाँ, और पड़ोसी बड़े मजे लेते थे कि हमें तो फ्री का राशन, सस्ते का राशन मिलता है। और जब ये मुखबरी मुझे काफी साल बाद, जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता लगा, मैं मम्मी का पीछा करने लगी, ये कहाँ जाती है, ये किस किस को सामान बांटती है। तो जब मैंने अपने घर में ये बात बताई तो घर में हुआ था विवाद, मम्मी और पापा में हुई तू में। ठीक है, लेकिन चलो मम्मी की ये कंडीशन भी पापा ने देख करके चुप हो गए। हो सकता है कि और भी लोगों, जिन लोगों को दिया है वो सबको चुल मची कि अब तो राशन देना बंद हो गया, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई, समझदार हो गई है। वो किचन की अथॉरिटी मेरे पापा ने मेरे हाथ में दे दी। मेरे को सारी फाइलें का समझ रहे हो कि एक अथॉरिटी, कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, पानी का बिल कितना आ रहा है, महीने का मंथली इनकम कितना है, कि भाई गैस सिलेंडर कितने यूज हो रहे हैं, चाय पत्ती कितनी यूज हो रही है, चीनी कितनी यूज हो रही है, वो मैं हिसाब किताब रखने लगी थी। अब क्या हुआ, अब रिश्तेदारों में चुल मच गई, पड़ोसियों को चुल मच गई कि अब राशन निकले तो कैसे निकले, क्योंकि ये तो गिन रही है कितना राशन लग रहा है, कितने सब चीज हो रहा है। तो ये दिक्कत इन लोगों को होने लगी। फिर इन्होंने कहा कि अब तो, और ये जब तक इस घर में ये रहेगी इसे ही हटाना है, क्योंकि बुद्धिमता सिर्फ इसी के अंदर है। फिर क्या हुआ, मुझे डिफेम किया। ठीक है, मुझे डिफेम किया कि भाई ये तो धंधा करती है। अब मैं अपनी दादी से भी पूछूं, मैं हिमानी से भी पूछूं कि जिस मकान की तूने मुझे आने नहीं दे रही है, तू अपनी दादी से, बुआ से भी पूछ सकती है, क्योंकि दादी की 15 साल सेवा मैंने करी है। जी हाँ, मैंने करी है। मैं सुबह सुबह अपनी नींद हराम करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर 15 दिन बाद
मैं बेचल हॉस्पिटल सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके नहा धो करके, क्योंकि मेरा एक नियम था कि मैं बिना नहाए चाय नहीं पीती। अब तो मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं सुबह ठंड में नहा करके चाय पी करके जब 6 बजे 6:30 बजे पुष्पी के पापा रविंदर ताऊ जी और अरुण चाचा जी, जो पुष्पी के चाचा जी हैं, और जो पुष्पी का बड़ा भाई है पंकज, ठीक है, इन लोगों के साथ मैं बेचल हॉस्पिटल जाती थी। जी हाँ, मैं बेचल हॉस्पिटल जाती थी क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे 6:15 बजे मुझे ऑटो नहीं मिलता था बेचल जाने के लिए। तो मैं हर 15 दिन की डेट उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके आना दादी की, क्योंकि दादी एक हार्ट पेशेंट थी और भी अन्य बीमारियां बुढ़ापे में सबके साथ होती है। वो मेरी दादी को दिक्कत थी, पेट में भी उनके स्टमक में गैस रहती थी और हार्ट की प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ चुका था, जो बेचल में वो एडमिट भी हुई थी। और उसके बाद उनके हड्डियों में पेन, घुटनों में पेन, ये आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में काफ़ी चीज़ें हो जाती है बुजुर्गों को। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई क्योंकि पापा हमारे लेट नाइट रात को ड्यूटी से आते थे 1:30-2 बजे तक, तो वो खाना वाना खाकर 3 बजे सोते थे। तो मैं अपने पापा को उठाती नहीं थी कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ, कि आप 3 बजे से सोए हो, 5 बजे 6 बजे दादी का नंबर लेने जाओ डॉक्टर का। तो मैंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, राइट। मैंने दादी की 15 साल सेवा करी। दादी बुआ वगैरह तो चलो वो उनकी बेटियां हैं, वो अपने ससुराल मस्त थी। ना मेरे चाचा उनको लेके गए, ना चाची लेके गई, ना चाचा का लड़का लेके जाता था, लेकिन मैं उनके नंबर लेके आ रही हूँ। मैं ठंड में, कितनी खौफ ठंड होती है जिसमें मुझे दिक्कत, चिली प्लेन्स भी होते थे, तो मैं तब भी सुबह नहा धो करके तैयार होके पूजा पाठ करके और फिर मैं अपनी दादी का नंबर लेने जाती थी वहाँ डॉक्टरों के। आज भी वो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट है, आप मेरी छानबीन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी स्टाफ वहाँ जानता भी है कि मैं अर्ली मॉर्निंग कैसे आती थी और कैसे मैं लाइन में लगती थी। और मैं डॉक्टर का नंबर लेकर के जैसे ही 8 बजे विंडो खुलती थी, जिनके साथ जाती थी पुष्पी के पापा, अरुण चाचा, पंकज भाई, और तो मेरे को ये वहाँ पे 6:30 बजे उतार देते थे। फिर ये लोग आगे ड्यूटी पे चले जाते थे क्योंकि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती थी, इसलिए मेरी इन्होंने बहुत हेल्प करी इस मामले में। तो मैं को उतार करके जो ये आगे ऑफिस चले गए और मैं वहीं पर ही 6:30 बजे से, सोचिए 8 बजे विंडो खुलती है लेकिन फिर भी मैं 6:30 बजे वहाँ लाइन में बैठती थी। उसके बाद 8 बजे विंडो खुलती थी तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। ये हालत हुई है हमारी। अगर आज नहीं मिला, वो डॉक्टर के नंबर फुल हो गए, भाई डॉक्टर ने तो ये कह दिया आज मैं 30 पेशेंट देखूंगा। 30 नंबर में इतनी लंबी लाइन होती थी। मैं जब तक मेरा नंबर आता था उस डॉक्टर का हम नंबर मांगते थे। तो डॉक्टर माथुर भी थे, एक हड्डी स्पेशलिस्ट, क्योंकि दादी की पहुंच पे पेन रहता था, तो वो बोल देते थे नंबर फुल हो गया, अब आपको नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग फिर कल सुबह आना पड़ता था। मैं इस तरह से, कल भी नहीं मिला तो हो सकता है कि कल डॉक्टर छुट्टी पे चला गया या इमरजेंसी केस आ गया था एक्सीडेंट का, तो वो ऑपरेशन करने चला गया, आज डॉक्टर साहब बैठेंगे नहीं, फिर वो भी कैंसिल हुआ, फिर अगले दिन आओ। जी हाँ, मेरी जिंदगी वहीं बेचल हॉस्पिटल में कटी दादी के ट्रीटमेंट के लिए। कभी मेरी मम्मी अस्थमा की और टीबी के पेशेंट थी, तो फिर उनको फिर उनका नंबर लग जाता था तो उनकी दवाइयाँ लगाते रहते थे। और हिमानी छोटी थी तो हिमानी की भी बीच बीच में इसको कभी कान में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी गले में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी इसको लूज मोशन हो गए, तो इसका भी नंबर लेकर के मैं इस बच्ची को हॉस्पिटल दिखाने जाती थी। मेरी ये सोच लो कि बेचल के दिन ही इतने कटते थे कि अगर महीने में 30 दिन है तो फिर वो मेरे को 20 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता था। बीच में 1-2 बार मैं भी काफ़ी अच्छी तगड़ी मात्रा में बीमार हुई थी, जब मुझे टाइफाइड हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट भी मेरा 6 महीने चला था। और फिर उसके बाद मेरे स्टमक में, ये लेफ्ट किडनी में भी टाइफाइड की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, तब भी मैं बीमार हुई थी। और उसके बाद में ट्रीटमेंट मैंने अपना भी कराया। ठीक, मैं इन्हीं चक्रों में रही। लेकिन फिर मेरी दादी का, जो मैं अपने दादी के साथ में ऊपर रूम में सोती थी, सुबह जल्दी उठती थी तो मेरे को लगता था दादी के पैरों में दर्द है, सब कुछ है, तो मैं पोछा झाड़ू पूरा सब कुछ दादी का करने के बाद जब मेरे मम्मी पापा जब 9 बजे 10 बजे उठते थे तब मैं नीचे जाती थी अपने रूम में, तब मैं अपने घर का सारा काम करती थी। क्योंकि मम्मी तो एक तो कामचोर भी थी, ऊपर से थोड़ा सा वो नाटक भी करती थी मैं बीमार हूँ, और फिर वो रियल में बीमार हो भी गई। तो वो जिम्मेदारी मेरी 12 साल की उम्र में फटाफट चल गई। जब मैं बड़ी हुई, मैच्योर हुई, 18, 19, 20 साल की जब मैं बड़ी हुई, तो फिर मैंने बेचल की भी जिम्मेदारियां उठा ली अपनी दादी की, कि चलो मैं दादी का ट्रीटमेंट कराऊंगी। दादी ने ये मेरी सेवा और प्यार देख करके
दादी ने से मैंने कहा कि आप इस मकान को बांट दो, क्योंकि हमें एक इनसिक्योरिटी होती है कि आप जब परमात्मा के पास चले जाएंगे तो चाचा हमें घर से बाहर निकाल देगा। ये बात मैंने अपने चाचा के मुंह से खुद सुनी थी, चाची से बात करते हुए। मेरे कान खुल गए और मैंने दादी के कान में बात डाली। तो दादी ने मेरे को कहा कि चल ठीक है, हमारे पास एक रूम था तो दादी ने 2 रूम हमें और दे दिए कि चलो भाई लड़कियां भी बड़ी हो रही है, कल इनकी शादियां भी होंगी, दामाद भी आएंगे। और गुड़िया सही कह रही है कि जब 2 दामाद आएंगे, कभी हम इकट्ठे रहेंगे तो फिर कहाँ सोने की व्यवस्था कहाँ बनेगी एक रूम में। तो दादी ने कहा कि जब ये इतनी सेवा मेरी करती है तो उस मोह माया में दादी ने हमारे पापा के नाम वो बांट दिया हिस्सा, ठीक है कि, और जाकर के अखाड़े में संपत्ति रजिस्ट्री हो गई। लेकिन उस वक्त मेरी दादी ने कहा था मेरे पापा को कि गुड़िया का नाम साथ में डाल दे। तब मेरे पापा का दिमाग पता नहीं क्या घुमा तो वो नाम नहीं डाल पाए। क्यों? किसकी वजह से? दीपक खन्ना ने भांजी मारी थी कि लड़की का नाम मत डाल, ठीक, ये कल आ जाएगा इसका पति तो तेरे को भी घर से बाहर कर देगा। और यही बात इसने हिमानी अरोड़ा को सिखाई कि अपनी बहन को मत आने दे। और यही बात रूमा बेरी, राहुल बेरी, जितने भी मोहल्ले के लड़के हैं सबने इसको मिसगाइड कर दिया। यही बात, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? दीपक खन्ना के यहाँ से, ठीक। तो मेरे पापा ने मेरा नाम नहीं डाला, जबकि दादी बोली जा रही है कि गुड़िया का नाम डाल दे, गुड़िया समझदार है, गुड़िया घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। दादी ने ये सब कहा, लेकिन उस वक्त मेरे पापा का दिमाग काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दीपक खन्ना की दुकान पे बैठ के जो चाय पीते थे और वो जो उसमें विभूति मिला के देता था ना बुद्धि बंधन करने का, तो मेरे पापा का दिमाग काम ही नहीं करा। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो ऐसा भी हाल होगा। और कुछ बेचल एम्प्लॉय भी थे पापा के कान भरने वाले, तो पापा मुझे शेयर करते थे कि ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे बोला। वो मुझे अपनी हर चीज बता देते थे, क्योंकि जब उन्हें लगता था कि बेटी बड़ी और समझदार हो गई है। दादी से पूछ लेना, पूरा बाजार पूछ लेना। दादी ने मुझे एक बात कही थी और आज भी वो कहती हैं कि भाई मैंने ये मकान गुड़िया ना तेरे पापा को दिया था, यानी कि ना मैंने अशोक को दिया ना तेरी माँ को दिया। तेरी माँ ने तो मुझे 1 गिलास पानी भी नहीं दिया। जी हाँ, मेरी मम्मी ने मेरी बुआओं को और मेरी दादी को कोई किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी है, ठीक है। जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने ही पापा और बहनों का मिलाप करवाया, दादी का मिलाप कराया, और मैं ही बुआ का सम्मान करती थी। अगर आप बुआ मुकर जाए तो वो बात अलग है। जब घर में आते थे तो पापा समोसे, रसगुल्ले सब इनका मान सम्मान देते थे हम लोग, ठीक, कि हम बड़े हो गए, चलो कोई बात नहीं। वही बात थी पहले, भाई पापा गरीब थे तो बुआएं जानती नहीं थी। जब पापा की नौकरी लगी तो बुआ का भी व्यवहार अच्छा हो गया हमारे लिए। चलो, हमें अच्छी बात यही लगी कि बुआएं मेरे घर में आने लगी थी और हमसे लाड करने लगी थी। हमें अच्छा लगा उस वक्त, हमें सम्मान दिया। हमें सम्मान हमारी मासियों ने नहीं दिया इतना जितना हमारी बुआ ने हमें दिया। मैं आज भी कहती हूँ कि धन्य है ऐसी बुआएं कि मेरी खराब माँ के साथ भी इन लोगों ने मेरे मम्मी पापा के बीच में चुगली लगा करके आग नहीं लगाई। लेकिन इन लोगों को ये मेरी मासियों ने तो इतनी चुगलियां लगाई कि मेरे मम्मी पापा शांत नहीं हुए। और फिर उसके बाद इनको जब ये लगा कि बेटी समझदार हो गई है तो मुझे डिफेम किया। अब दादी ने तो फिर ये बोल दिया था कि गुड़िया ने सेवा करी, ना मैंने अशोक को दिया ना मैंने तेरी माँ को दिया। मैंने गुड़िया बेटा तेरी मेहनत का फल दिया, तू मेरी दिन रात सेवा करती थी तो तू ये मकान ले ले। तू सही कह रही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भी अधिकार है दादा की संपत्ति पे। जी हाँ, ये है मेरी दादी जिन्होंने हमारे मेरे कहने पे 1 मिनट में संपत्ति दे दी थी। रूमा बेरी जैसी लालची औरत होती ना तो अब तक तो अपनी पोतियों से भी धंधा करा देती। जी हाँ, ये रूमा बेरी जैसी औरत और राहुल बेरी जैसा चाचा या ताऊ होता तो हमको तो धंधे पे लगा करके हमारी दलाली खा रहे होते। तो ये तो इतने लालची और ग्रीडी लोग हैं, लेकिन कम से कम मेरे खानदान में, मेरे अरोड़ा फैमिली में इस टाइप के लोग नहीं है कि मतलब से करे और संपत्ति ना दे, बच्चों को बहिष्कार कर दो और मतलब से वो करो। तो ये चीज क्वालिटी हमारे खानदान में नहीं थी। हमारे खानदानी ही पूजा पाठ आप लोग देखते ही हैं। मेरी चाची भले ही मेरी उनसे पटरी नहीं खाती थी, लेकिन मेरी चाची ने आज तक, आप लोग बताते हैं और बताया भी होगा आपने मुझे, कि मेरी चाची ने मेरे चरित्र को लेके कभी नहीं बोला, ठीक, ना मेरी दादी ने ना बुआओं ने। अब आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने आज तक ये खबर नहीं सुनी कि मेरी बुराइयां इन्होंने करी। फिर क्या होता है, मैं जब बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो जो आज ये जिनकी वजह से मैं फंसी हूं ना, मेरी मासियों का पूरा रोल है। क्यों? क्योंकि मुझे
गलत कहा जाता था। आपको मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब मुझे साहनी होटल के लिए, एक अलवर वाले दरबार के लिए मुझे वहां से टोकन नंबर लेकर के एक साहनी होटल में मुझे रखना पड़ता था, और वहां से जब मैं निकलती थी तो मुझे सुबह 5 बजे या 4 बजे मुझे कोई निकलते देख लेता था कि साहनी होटल से निकल रही है। और मेरे मौसा जी जो थे बड़े वाले, 1-2 बार उन्होंने देखा होगा और भी अन्य लोगों ने देखा होगा, तो बोल दिया कि ये तो रात को नाइट स्टे करती है और ये धंधा करती है, तो ये इस वजह से सुबह 4 बजे 4:30 बजे साहनी होटल से निकल रही थी। ठीक है। और मुझे डिफेम किया मेरी मासियों ने और अन्य भी, जिनके बिस्तर मैंने गर्म नहीं करे, जिनके साथ मैंने जिस्म नहीं बेचे, तो उन जिनको एक लाट टपकती थी मुझे खाने की और चाटने की, तो वही लोग भूम माफिया और दल्ले और देह व्यापारी लोग मेरे पीछे लगे। किसकी वजह से? जब अपने ही घर के लोग बोलेंगे कि मैं धंधा करती हूँ। जी हाँ, इसका पूरा पूरा योगदान है मेरी मासियों का, जिन्होंने हमारी जिंदगी नरक करी है। तो उन लोगों ने कहा मैं धंधा करती हूँ। उनकी बेटियां भी बोलती है मुझे, उनका बेटा भी बोलता है। आज वो भगवान के कर्मों को भोग रहे होंगे और मैं नहीं जानती, कर्मा सबने भोगना है। इस तरह से इन्होंने बदनाम किया। मेरी मम्मी के दिमाग में वो बात सेट हो गई। मेरी माँ भी मुझे बोलने लगी धंधा करती है, धंधा करती है, धंधा करती है। वो पूरी जिंदगी में धंधा ही सुनती रही। लेकिन हिमानी, ये बात तूने अब साबित करी, ये तेरा जीजा बोल रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही। आज देख, एकादशी है, मैं तुझे बच्ची, मेरी बच्ची है बेटा, मेरी बहन नहीं है तू मेरे उस बाप की डीएनए है जिसको मैंने मरते हुए सर पे हाथ रख के कहा था कि ये इसका साथ नहीं छोड़ूंगी मैं, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर ले। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि मैं तेरे से डरती हूँ। मेरा चुप रहने का मतलब ये था कि मैं चुप रहती थी और मैं उस वक्त पिता को पुकारती हूँ कि आप देख रहे हो इसका तमाशा, आप देख रहे हो ये कैसे जवान चला रही मेरे आगे। अब सोच, जब मैं उनके आगे रोती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तेरी शिकायतें करती हूँ, एक लड़की अपने बाप को तो बोलेगी जो जिम्मेदारी तुम देके गए और इसकी जुबान देखो। मेरी बहन, तू गलत नहीं थी, मुझे पता था कि तू लालची भी नहीं थी, तू कहीं भी लालची नहीं थी। मैं बड़ा प्राउड फील करती थी, अपने पति से भी लड़ती थी कि तू लालची नहीं है, बल्कि बेरी मुझे बार बार बोलता था ये लालची है, लालची है, अपनी माँ जैसी तो बनाएगा तेरे को। ये मेरे को रोज लड़ता था। तूने कहा जीजा अच्छा है, तेरे सामने मीठा रहता है और तेरे ही पीठ पीछे तेरी चुगलियां करता है। तो समझना, जिसकी माँ हराम हो, जिसके भाई हराम हो, तो उसका डीएनए सही होगा। ये काका सही होगा इसका डीएनए। मैंने ऊपर से तो लीपा पोती करी है इसको, जो थोड़ा बहुत सुधारा है, डिसिप्लिन सिखाया है इसे अपने पापा जैसा, लेकिन अंदर से तो डीएनए बेटा इसकी माँ का ही है। गंद बोलने में ये भी कम नहीं है। ठीक है, तेरे सामने शरीफ बन जाता है क्योंकि इसकी चाल प्लॉटिंग रहती है कि तेरे सामने अच्छे बन जाओ और बहन को गलत दिखा जाओ। जब दोनों बहनें आपस में लड़ेंगी तो ये कभी एक नहीं होगी। राइट, तुझे फंसा दिया। मेरे को पता है तू गलत नहीं है, ना तू चरित्र से गलत हो सकती थी, ना तू लालची थी। तेरे कान भरे हुए हैं, तेरे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं सब कुछ इन्होंने। पिशाचनी एक चीज होती है, एक औरत होती है शमशान वासनी की, वो तेरे शरीर में छोड़ी हुई है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ। सिर्फ क्यों? एक कर्मा को देख करके कि चलो भगवान ने जैसा मेरे को एक, मैं एग्जाम समझ रही हूँ इसको, और कुछ नहीं है, एग्जाम है। मैं ये सोच ले, पहले मम्मी को झेला, स्ट्रगल करा, फिर मासियों को झेला, फिर रिश्तेदारों को झेला, फिर बेरियों को झेला, अपनी सास को झेला, टॉर्चर, फिर पड़ोसियों को झेला। ठीक है, पड़ोसी भी बिना वजह टपक गए मेरी जिंदगी में। सबको झेलती झेलती मैं इतनी मजबूत हो गई कि मेरे को अब हर किसी के चेहरे पड़ने आने लगे। ठीक, लेकिन इस चीजों को, इन परेशानियों को मैंने हंसते हंसते झेला। मैं आज भी मुस्कुराती हूँ कि अच्छा ये एग्जाम है, अच्छा ये एग्जाम है। जैसे एक खौफ होता है ना, 10वीं क्लास का एग्जाम, फिर 12वीं क्लास का एग्जाम, फिर और बीए का, फिर एमए का, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हम आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, जितना बड़ा हमें ओहदा हो चाहिए होता है ईश्वर से, उतनी ही बड़ी मेरे को परीक्षा दी गई। भगवान ने चुनौतियां देते चले गए और मैं इसको एग्जाम समझकर अपनी होमवर्क करती चली गई। ठीक, वो होमवर्क में मैं जब ठीक से चल रही थी तो ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मरते मरते भी बच गई, मैं खड़ी भी हो गई इतनी खतरनाक बीमारी से, और तेरे को मैनिपुलेट करके तेरे ही मुंह से अपनी बहन के खिलाफ गालियां गलौज करवाते हैं ये लोग। क्यों? ताकि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौंकाए। जब दोनों बहनों में खूब लड़ाई होगी तो मजा भी बहुत आए। बेटा कोई अपना नहीं होता, कोई नहीं होता। आस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार, बुआ, चाची, दादी, तू देख लेना। मुझे जैसे हमारी मासियां हमें मिली है, और किसकी मासियां होगी मुझे बताओ।
होगी किसी की मासी है तो मुझे कमेंट में लिखे। इन्हीं मासियों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। धंधा करती हैं दोनों लड़कियां, धंधा करती हैं। उस धंधे के चक्कर में हमारे पीछे सच में ही रूमा बेरी जैसी कोठे की बाई हमारे पीछे लग गई, गंगू बाई, हीरा मंडी की, ठीक है। और राहुल बेरी जैसा थे व्यापारी दल्ला हमारे पीछे लग गया। और किसी के माध्यम से, चारू दीदी के माध्यम से कैसे कैसे मेरे को फंसाया, रिश्ता हो गया, तुरंत शादी हो गई। और देख गलती कितनी बड़ी कि ना दादी ने छानबीन कराई, ना बुआ ने कराई, और चाचा को तो मतलब ही नहीं था, ठीक, कि कहाँ मर रही कहाँ जी रही। नहीं तो चाचा अगर खड़ा हो जाता तो मेरी शादी अच्छे घर में हो जाती। मेरे चाचा से 1 रुपया नहीं लेना था, हमारे पापा हमारे लिए कर गए थे, ठीक। लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं करा, कोई हमें नहीं चाहता था कि हमारी जिंदगी बन जाए। सबने सोचा इनकी जिंदगी में आग लग जाए और ये बर्बाद हो जाए। तो मैं तो संभलती ठोकरे खाती तो खड़ी हो गई। लेकिन बेटा तुझे फंसा दिया इन लोगों ने, तुझे मिसगाइड करके, तेरे कान भर के, मैनिपुलेट करके, और अपने घर का गंदा टोटको वाला खाना खिलाकर, कोई तुझे चाय दे रहा, कोई खाना दे रहा, ना 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 ना, वो प्यार नहीं है बेटा। आजकल तो इतनी महंगाई हो गई, किसी को 2 रोटी खिलाना भी बहुत महाभारत हो गई। अब तो लोग तो कहते हैं भैया ये यहाँ से जाए तो हम खाना खाएं बाद में। खाना ना खाना मंजूर है अब लोगों को उनके सामने, लेकिन किसी को 2 रोटी देकर खुश नहीं होते बेटा। तुझे चाय नाश्ता सब कुछ दे रहे हैं, तेरे को मीठा बोलते, क्यों बोलते हैं? जहाँ शहद होता है, जहाँ मीठा होता है, कीड़े वहीं लगते हैं, वहीं चींटियां लगती हैं, ठीक है। और जिसके पीछे लग रहे हैं झुंड, वो तो यानी कि तू कोई मिठाई है अच्छी, किसी को तेरा जिस्म खाना है, तो किसी को तेरे बाप की प्रॉपर्टी खानी है, किसी को तेरे से पैसे खाना है। इसलिए मैं कह रही हूँ समझ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे ब्लैकमेल करेंगे, तुझे डराएंगे, तेरे को ऐसे से प्रूफ दिखाएंगे कि तू जेल जाएगी, तेरे को उम्र कैद हो जाएगी, हम तो पुलिस से उठवा देंगे तुझे, तूने तो ऐसे से काम करे, तेरी बहन को ये दिखाएंगे तूने कैसी कैसी हरकतें करी। बेटा मुझे सब मंजूर है, एक बार मुझे बता तेरे साथ क्या हुआ, मैं तेरा साथ ना दूं तब बोलना। तूने मुझे अभी आजमाया नहीं, मैं अशोक कुमार अरोड़ा का खून हूँ, मैं ईमानदारी पे चलती हूँ। एक हरिश्चंद्र मर गया, ठीक है, सतयुग का, लेकिन मैं कलयुग के हरिश्चंद्र हूँ, ये ध्यान रखियो। मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरी बच्ची से गलतियां हो गई सब माफ कर दूंगी। मेरे सामने आ, क्या हुआ, मैं तुझे इस प्रॉब्लम से निकालूंगी। डर मत, ना किसी भूमाफिया से, ना दल्लों से, ना बदमाशों से, ना माफियों से, ना पुलिस से, ना वकील से, ना किसी बाबाओं लोगों से, किसी से मत डर। लेकिन तेरे ऊपर तांत्रिक पे तांत्रिक प्रयोग करके तुझे पागल करके छोड़ेंगे, इतना पागल कर देंगे कि तू मुझे भी नहीं पहचान पाएगी। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी भी हिम्मत कर, अपने पापा का नाम ले और निकल वहां से जय श्री राम करके, मैं तुझे बचाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन सा देह व्यापारी दल्ला तुझे मेरे घर से उठा सकता है, ठीक है। तू एक बार आ, तो तेरे से कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो तो मुझे बता, तो तब जब समस्या पता लगेगी तभी तो हल निकलेगा बेटा। मैं गलत हूं तो बताओ तुझे मैनिपुलेट किया है बेटा, और तूने वो अधिकार मेरा छीना है जो मेरे को मेरी दादी ने मुझे दिया था, मेरी सेवा का फल, ठीक है। लेकिन मुझे मकान नहीं चाहिए था, मैंने तो अपनी सेवा का फल बेटा तुझे ही दिया कि मेरी बच्ची उस घर में खुश रहे, सुरक्षित रहे। तेरे को ही, तेरे से घर छीन लिया तेरे पापा का लोगों ने, तेरे से गलतियां हो गई, सब माफी मिल सकती है। मैं रूमा नहीं हूँ जो ये कहती थी उसकी डिक्शनरी में सॉरी नहीं है, ठीक है। मैं रूमा नहीं हूँ बेटा, एक बार अपनी बहन को तो आवाज दे के देख, मैं ना खड़ी हूं तब बोलना, ठीक है। मैं आधी रात को भी खड़ी तेरे लिए। किसी की देखो, किसकी देह व्यापारी दल्ले की औकात है जो तुझे टॉर्चर करता है, देखो तो तू मुझे बताएगी तभी तो मैं फाइट करूंगी, ठीक है ना। वापिस आजा, तुझे अपने पापा की कसम में आज काशी है, वरना तू कर्मों का दंड घिमानी वो भरेगी कि तू रोएगी खून के आंसू, और तेरे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। सब ये तुझे झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे अभी कि तेरी बहन लालची है, पैसों की लालची है, मकान ना बेच दे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बेचना, पापा का मकान कुछ भी। तूने जो किया तू आजा, वापिस आजा। मैं तेरी ये तभी तो नहीं आने दे रहे कि मैं तेरी जिंदगी ना बना दूं, कहीं मैं तेरी बाहर जाके विदेश में शादी ना कर दूं, कहीं मैं तेरे को अच्छी जगह सेटल ना कर दूं। जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है रूमा और राहुल। मैंने अभी तू मेरी पार्ट 63 भी देखना, अभी राहुल बेरी की बीवी ने और राहुल बेरी के लड़के ने मुझे धमकी दी है, ठीक है, जान से मारने की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक जिंदा हूं तो बचा लूंगी, मैं मर गई तो तेरी जिंदगी सड़क पे है, पागल कुत्ते की तरह नंगी घूमेगी, तेरे से सब छीन लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सोच ले, मैं हूं, मैं डर मत, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा हूं, क्योंकि मुझे अपने बाप को वचन देना है कि मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा था, तूने छोड़ा है मेरा। हाथ मत छोड़ा, एक बार हाथ तो पकड़, फिर देख इन सबको ना मैं लाइन पे लगा दूं,
ठीक है, डरना नहीं किसी से भी नहीं डरना। कितना भी बड़ा वो टॉर्चर करे, मैं निकालूंगी तुझे, मैं निकालूंगी हर समस्या से तुझे। चलो ठीक है, समझ आ जाए तो बताना बेटा। धन्यवाद।